नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। वर्ष 2015 और आगे के समय को भारतीय मीडिया की संरचना, तकनीक और मिजाज में बड़े बदलाव का वक्त माना जा रहा है। इंटरनेट के सहारे नए मीडिया मंच उभरे हैं। न्यूज़ और व्यूज़ के नए पोर्टल्स आज प्रिंट और प्रसारण मीडिया के बड़े विकल्प माने जा रहे हैं। खबर और मोबाइल फ़ोन के रिश्ते से सूचना प्रसार का नया स्पेस बन रहा है। दुनिया के कुछ देशों में नए प्रयोग कामयाब हुए हैं। क्या अपने यहाँ भी यह डिजिटल मंचों का नया मीडिया प्रसारण और प्रिंट के पारंपरिक मीडिया उद्योग के लिए चुनौती साबित होगा? ये बात सही है कि नया मीडिया नई तकनीक के सहारे आ रहा है, लेकिन क्या उसके पास नया कंटेंट भी होगा? मसला सिर्फ रूप का है या स्वामित्व और संचालन संपादन का भी? क्या ये संभावित बदलाव सिर्फ मीडिया की ऊपरी संरचना, तकनीक और रूप के हैं या उसकी पत्रकारिता की गुणवत्ता और समाज से उसके रिश्ते के भी? ऐसे ही कुछ जटिल सवालों पर आज हम बात करेंगे भारतीय मीडिया वर्ष 2015 के दूसरे एपिसोड में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, नवभारत टाइम्स से वर्षों जुड़े रहे हैं मधुरेंद्र सिन्हा। हमारे साथ हैं आशीष खेतान। आशीष खेतान सामाजिक राजनीतिक जीवन में उतरने से पहले गुलेल.com का संपादन करते रहे हैं और अब भी उसका संपादन करते हैं। बहुत ही सक्रिय वेबसाइट रही है। हमारे साथ हैं एनडीटीवी वर्ल्ड वाइड के प्रबंध संपादक संजय अहिरवाल। आप परिचित होंगे, आप दर्शकों ने इनको लगातार देखा है पर्दे पर। हमारे साथ हैं शिवम विज, scroll.in के एसोसिएट एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार। इन चारों मेहमानों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं और बात शुरू करते हैं मदन सिन्हा आपसे। आपने चूंकि आप नवभारत टाइम्स में भी और बाद के दिनों में भी न्यू मीडिया, पुराने मीडिया, पारंपरिक मीडिया सबको नज़दीक से देखा है, क्या आपको लगता है वर्ष 2015 में भारतीय मीडिया का प्रसंग अगर हम छेड़ें, क्या वाकई ये न्यू मीडिया जिसे आप कहते हैं एक नए मंच के साथ आ रहा है, नया स्पेस उसको मिल रहा है? खासकर 4G के बाद बड़े पैमाने पर कुछ देश की बड़ी कंपनियां उतर रही हैं जिनके पास पहले से मीडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। क्या ये पारंपरिक जो मीडिया मुख्यधारा का है उसके लिए बड़ी चुनौती है? जी हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब 4G आएगी तो डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी की भाषा में मैं कहूँगा कि जब अपने मोबाइल को खोलते हैं न्यूज़ देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए, तो बहुत धीरे धीरे खुलता है। आम आदमी की शिकायत होती है कि बड़ा धीरे खुल रहा है भाई। लेकिन जब 4G जैसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने होगी और बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसे चलाएँगी, तो आप देखेंगे कि डाउनलोड करने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। यानी एक पूरा का पूरा 2 घंटे का एक वीडियो जो होगा वो हार्डली 7 या 8 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो उससे उसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी। ये मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जब आप टेलीविज़न की न्यूज़ को देखते हैं जितना फास्ट, उससे भी ज़्यादा फास्ट आप वेबसाइट को खोल करके देख सकेंगे। वेबसाइट में आजकल दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट भी होता है, वीडियो भी होते हैं। तो जब आप खोलेंगे तो दोनों चीज़ें आपको बहुत फास्ट दिख जाएंगी। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है। 4G के आगमन से भारत में ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में। लेकिन आशीष, हम अगर आपसे समझना चाहें कि अपने देश में इंटरनेट जो यूज़र्स हैं उनके आंकड़े को लेकर हमेशा विवाद रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं खासकर इंटरनेट के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, वो आंकड़े को कुछ ढंग से पेश करती रही हैं। लेकिन जब जनगणना भारत की हुई थी 2011 में, उस वक्त आंकड़े कुछ और थे। 2014 बीतते बीतते अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो हो सकता है उनमें बढ़ोतरी हुई हो। प्राइवेट कंपनियाँ आमतौर पर 24 करोड़ का अंदाज़ लगा रही हैं, जबकि जनगणना का आंकड़ा जो था वो काफ़ी पीछे था। हम मान कर चलते हैं कि 20 से लेकर 24 करोड़ अगर इंटरनेट यूज़र हैं। इसमें कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म दे सकता है इस तरह का मीडिया? इसमें मैं 3-4 बड़े चैलेंजेस देखता हूँ। पहला तो चैलेंज ये है कि 4G को भी कंट्रोल कौन कर रहा है। 4G की ओनरशिप किसके पास होगी, 4G का डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास होगा। अनफॉर्चुनेटली 4G एक बड़े औद्योगिक घराने के पास चला गया है। 4G का पूरा ओनरशिप अगले कुछ सालों में सिर्फ एक कंपनी करेगी। तो उनके पास पहले से एक टेलीविज़न नेटवर्क है, वो पहले से कंटेंट बना रहे हैं और एक रणनीति के तहत उन्होंने 4G भी ले लिया है। 4G के ऊपर CAG की रिपोर्ट भी आई कि गलत तरीके से ऑक्शन हुआ, पूरा सरकार का भी नुकसान हुआ। लेकिन एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 4G किसके पास है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस पर कंटेंट का कंट्रोल किसके पास होगा। दूसरा ये है कि जब खबरों की हम बात करते हैं तो या तो हम ब्रांड की बात करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स बड़ा अखबार है और भी बड़े अखबार हैं, तो लोग ब्रांड पर विश्वास करते हैं कि इसमें खबर छपी है तो खबर गलत नहीं होगी, एक आदत पड़ी हुई है। दूसरा, हम चेहरों पर यकीन करते हैं कि 9 बजे ये बुलेटिन एंकर कर रहे हैं, फलाने 8 बजे बुलेटिन एंकर कर रहे हैं तो वो खबर लेकर आएँ। अभी भी हमारी आदत वही है। जब तक इंटरनेट पर उस तरह की पर्सनैलिटीज़ नहीं उभरेंगी
जो इंटरनेट की पर्सनैलिटीज़ होंगी कि जिनके ऊपर लोगों का विश्वास होगा कि ये इन्होंने खबर लिखी है या ये इन्होंने खबर करी है, तो इसका अपना एक अलग महत्व है, इसकी अपनी एक अलग क्रेडिबिलिटी है। वो चेहरे वैसे नहीं है। तीसरी बात यह है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, केओस है। अगर एक फैक्ट होता है तो उस फैक्ट को काउंटर करने के लिए 100 झूठ सर्कुलेट किए जाते हैं। इंटरनेट पर आपने 2014 के चुनाव के दरमियान भी देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरी एक आर्मी, इंटरनेट आर्मी तैयार करके बैठे हुए थे जो इंटरनेट को बॉम्बार्ड करते रहते थे इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन से, प्रोपेगेंडा से, हाफ ट्रूथ हाफ लाइज से, विपक्षियों के खिलाफ और अपने पक्ष में। तो जहाँ पर इतना शोर शराबा है, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट चलाई, मुझे पता है कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई खबर लिखते हैं तो उसको लोगों तक पहुँचाएँ कैसे। उसको पहुँचाने के लिए आपके लिए फिर वही आपको माध्यम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, वो आपके पास नहीं है, उसके लिए आपको फिर पैसे चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली वही आज इंटरनेट में हो रहा है कि इंटरनेट पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा हो रहा है जिनका अब तक ट्रेडिशनल मीडिया पर यानी कि प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो पर कब्जा रहा है। संजय, एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप आशीष खेतान कर रहे हैं कि आमतौर पे दुनिया के और देशों में, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह बहुत सारे नए प्रयोग हुए इंटरनेट के साथ, और न्यूज़ पोर्टल्स, व्यूज़ पोर्टल्स, तरह तरह की चीज़ें नए मंच पर उभरी, और उनके जो किरदार थे, उनको संचालन करने वाले जो लोग थे, बिल्कुल नए ढंग के लोग थे, जिन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के एक तरह से पैरेलल थॉट भी था, उनका विचार भी था, और दिशा भी थी अलग ढंग की। कई ऐसे नए प्रयोग हुए। लेकिन अपने देश में जो वो ये कह रहे हैं कि बड़े जो मीडिया घराने हैं वही उसमें प्रवेश कर रहे हैं, न्यू मीडिया में भी। अब जैसे अभी हाल में हैफिंगटन पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एक नया मंच लाए हैं, वो बड़ा मंच है और अच्छा कर रहे हैं। मैंने देखी उनकी वेबसाइट। बहुत सारे और इसके पहले हैं, scroll.in है जो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारे और भी न्यूज़ पोर्टल। अभी पी साईनाथ लेकर आ रहे हैं, एक अच्छा प्रयास उनका है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे दौर में जब इंटरनेट के नए मंचों का, न्यू मीडिया का बड़े घरानों द्वारा एप्रोप्रिएशन होगा या उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ ये चीज़ें होंगी, तो कितना बदलेगा मीडिया? देखिए, पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी ही ख़राब बात है कि इस देश में पी साईनाथ जैसे जो पत्रकार हैं उनके लिए ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसमें जगह नहीं है, बल्कि उन्हें एक अपनी साइट शुरू करनी पड़ रही है, वेबसाइट। लेकिन इसके साथ ये खुशी की खबर भी है कि जो नया मीडिया है वो ऐसे लोगों को जगह देता है। और जहाँ तक आशीष ने कहा कि ऐसा है कि बड़े घराने जो हैं जिनका अभी तक ट्रेडिशनल मीडिया पर कंट्रोल रहा है वो ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी है कि ब्लॉगर्स हैं वो भी वेबसाइट पे ही, लोग इंटरनेट पे उनको पढ़ते हैं और वो ऐसे बड़े नाम आ रहे हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं। तो वो भी कमी पूरी हो रही है। जो आपने कहा कि बड़े नाम आने चाहिए, तो बड़े नाम जो ट्रेडिशनल मीडिया के हैं वो ब्लॉगिंग के थ्रू अपने दर्शकों तक पहुँच रहे हैं जो उनको इंटरनेट में देखते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा जो कि आशीष ने बोला था, क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, कंटेंट की ज़रूरत है। अब वो कंटेंट के साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ी हो, ये चाहे आप 4G हो, चाहे आप ट्रेडिशनल मीडिया हो, चाहे प्रिंट के जर्नलिस्ट हो, चाहे आप टेलीविज़न के जर्नलिस्ट हो, सबको ज़रूरत है। तो क्रेडिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। शिवम, यही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि एक तरफ बड़ी पूंजी है, बड़े घराने हैं, बड़े मीडिया मंच हैं, वो न्यू मीडिया में भी उनकी दखलंदाजी तेजी से बढ़ रही है, और साथ में पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इस इनिशिएटिव के साथ पी साईनाथ जैसे लोग आ रहे हैं। बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, पहले से लोगों ने नए नए प्रयोग किए हैं जिनके पास अपने न्यूज़ पोर्टल नहीं हैं, अपनी वेबसाइट्स नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह के मंचों पर, तरह तरह के सोशल मीडिया मंचों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे कंट्रास्ट को अगर आप देखें, बड़ी पूंजी और प्रतिभा और हस्तक्षेप करने की एक झिझविशा, कुछ नया दिखाने की, नया बोलने की कोशिश, इसके बरक्स आप इस पूरी जद्दोजहद को कैसे देखते हैं? उर्मिला जी, मैं पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। जितनी अभी बातें बोली गई मैं उन सब से लगभग असहमत हूँ। मुझे लगता है कि इस नए मीडियम की हमें अंडरस्टैंडिंग की अभी भी कमी है। मुझे लगता है कि ये न्यू मीडिया जो फ्रेज़ है, हमें इसका प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। न्यू मीडिया इज़ नाउ द मीडिया।
ट्रेडिशनल मीडिया को भी ऑलरेडी न्यू मीडिया की ज़रूरत है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। टीवी पे क्या आता है, अखबार में क्या आता है, वो सब अब डिपेंड करने लग गया है कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, उसके ऊपर। पहली बात। दूसरी बात कि मैं आपकी बात का जवाब दूं और जो अभी तक कहा गया उसमें बहुत चीज़ों का जवाब दूं, उसका एक जवाब है जिस फ्रेज़ का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, वो सोशल मीडिया। चाहे वो क्रेडिबिलिटी का सवाल हो, चाहे ये जो आप बता रहे हैं जो पूंजी का और पत्रकारिता का जो एक भिड़ंत है जो कि मीडिया में, ट्रेडिशनल मीडिया में भी है, उसको लें या कुछ भी लें, तो उसका आंसर है सोशल मीडिया। अब क्या होता है कि आपका अखबार जो है, सुबह आपको जो अखबार वाला लेके आता है, या आपका टीवी चैनल जो आपको केबल के थ्रू आता है, इंटरनेट पे हमें वेबसाइट हम तक कैसे पहुंचती है। आजकल इंटरनेट पे हमारे वेबसाइट हमको पहुंचती है हम तक फेसबुक या ट्विटर से, गूगल न्यूज़ से, गूगल से, ईमेल से, न्यूज़लेटर से बहुत कम प्रतिशत है। अधिकतर प्रतिशत है फेसबुक और ट्विटर का, वो बढ़ता जा रहा है। फेसबुक मेनली नंबर 1 है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो दोस्त हैं जो वो शेयर करते हैं, तो आपको मिलता है वो जो काम अखबार वाला करता है, आपके घर अखबार लाता है, वो अब आपके दोस्त करते हैं। आपके जो मित्रजन हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो आप तक कंटेंट लाते हैं। ये जो एक प्रक्रिया है दोस्तों वाली, शेयरिंग की जो प्रक्रिया है, ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस है। ये ही क्रेडिबिलिटी लाती है। अगर बहुत सारे लोग कुछ आपके दोस्त कुछ शेयर कर रहे हैं तो उसकी आपके लिए क्रेडिबिलिटी है, शायद किसी और के लिए ना हो। जो आशीष खेतान कह रहे थे कि इंटरनेट में बहुत लोग झूठ फैलाते हैं। अब कुछ चीज़ें कुछ लोग झूठ समझते हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोग सच समझते हैं। जो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बॉम्बार्डमेंट करती है, लेकिन शिवम ये जो बीजेपी के अलावा आशीष खेतान की आम आदमी पार्टी शायद नहीं, लेकिन शिवम दूसरी पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया का अच्छा यूज किया। बिल्कुल। लेकिन शिवम जो आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा हस्तक्षेप करने के लिए, जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन वो अभी के हिसाब से जो मैं सोचता हूं वो हाशिए की बातें हैं। जो मुख्य सवाल ये है कि जो इस क्षेत्र में जो कुछ नया हो रहा है, इंटरनेट को आधार बनाकर जो एक मीडिया में नए प्रयोग हो रहे हैं और दुनिया में अद्भुत प्रयोग हुए हैं, बहुत कामयाब प्रयोग हुए हैं, जिनसे सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुआ है। लेकिन भारत में नहीं, मेरे सवाल समझ ले, लेकिन क्या भारत में इस तरह की संभावना बन रही है? क्योंकि जितने बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो विदेश से आ रही हैं। देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये है, मैं जो कह रहा हूँ वो हाशिए की बात नहीं है। मैं वो जो कह रहा हूँ बात वो ऑलरेडी हो रहा है, वो नई रियलिटी है, वो एग्जिस्ट कर रही है। हम उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे, उसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो है। ये आपको पूछना होगा कि जो जैसे आशीष खेतान कहते हैं कि बड़े फेसेस इंटरनेट पे नहीं हैं, बड़े से बड़े फेसेस ट्रेडिशनल मीडिया के, टीवी के, प्रिंट के, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे एक्टिव हैं। वो अपने आर्टिकल ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ो मेरा आर्टिकल, मेरा शो देखो, इतने बजे मेरा शो है, वो आ रहा है, फलाना आ रहा है, ठिकाना आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो न्यू मीडिया है, और न्यू मीडिया जिसको आप न्यू मीडिया कहते हैं, उसको मैं कहता हूँ नाउ द मीडिया, वो उसका जो सोशल मीडिया शेयरिंग कल्चर है दैट इज ऑलरेडी मेन स्ट्रीम हो चुका है। शिवम, और दूसरी बात जो शिवम, हमारे पास कहा जा रहा है एक छोटा हम अभी अंतराल लेंगे, और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो आप जो कह रहे हैं उसको हम विस्तार से सुनेंगे, और फिर न्यू मीडिया वाकई कितना बड़ा विकल्प बनने जा रहा है, कंटेंट के स्तर पर भी दिशा इसकी क्या होगी, इन मसलों पर भी हम बात करेंगे एक अंतराल के बाद। अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय मीडिया वर्ष 2015 के दूसरे एपिसोड में कि किस तरह भारतीय मीडिया, खासकर मुख्यधारा मीडिया के समक्ष ये जो न्यू मीडिया कहा जा रहा है, जिसे नव मीडिया कह रहे हैं शिवम बीज, और बिल्कुल सही, उनकी अपनी धारणा सही है, ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्या ये वाकई एक बहुत सार्थक विकल्प है? क्या ये दिशा बदल देगा सब कुछ सोच की मीडिया में? क्या मीडिया के जो मौजूदा सवाल हैं, खासकर मुख्यधारा मीडिया के, क्या उनका समाधान, क्या उनका हल भी पेश कर रहा है ये मीडिया? हम इसी मसले पर बात कर रहे थे। मधुरेंद्र, आपसे हम फिर जानना चाहेंगे, बिल्कुल संक्षेप में, हमारे पास वक्त कम है, कि असल सवाल यह है कि भारतीय मीडिया के जो प्रश्न हैं, जिनको
हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि ट्राई के रिकमेंडेशंस आए, भारत की संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की बैठी, उसने बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी और मैं समझता हूं कि वह ऐतिहासिक रिपोर्ट है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं हुआ। पेड न्यूज़ को लेकर प्रेस काउंसिल की एक रिपोर्ट आई जो जिसका हाल क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो भारतीय मुख्यधारा मीडिया के आज हैं, क्या इन सभी प्रश्नों को जो मुख्यधारा मीडिया हल नहीं कर पाया, प्राइवेट ट्रिटी से लेकर के और मीडिया नेट के सवाल, ये न्यू मीडिया में इनका समाधान है? समाधान है और नहीं भी है, वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कहानी तो वही होती है कि जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उसमें आकर के बैठ गए डिजिटल मीडिया में भी, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो शायद चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक आशा की किरण देखता हूँ कि छोटे छोटे वेबसाइट्स हैं जो न्यूज़ के भी हैं, ऑब्जेक्टिव उनके अच्छे हैं, तो वो भी काफ़ी राइज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसा भी आशीष जी कह रहे थे कि बहुत बड़े लोग आके बैठ जाते हैं तो छोटे को मौका नहीं मिलता उठने का। उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अलजज़ीरा.com। आज अलजज़ीरा.com दुनिया के सबसे बड़ी वेबसाइट्स में गिनी जाती है और अमेरिका के तमाम प्रयासों के बावजूद, अमेरिका और इंग्लैंड ने तमाम प्रयास किया कि उसे कुचल दें, उसे उठने नहीं दें, लेकिन अलजज़ीरा ने कितनी ऊंचाइयों पर चला गया। आज हर कोई जानता है कि कितना बड़ा वेबसाइट है वो। तो ये चीज़ होगी और ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं जो कि वाकई दिलचस्पी लेकर के काम करेंगी, जो शिद्दत से काम करेंगी, तो वो आगे बढ़ेंगी। छोटे छोटे कई वेबसाइट्स हैं अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान में, जो बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन शिवम, हम जो आपसे समझना चाहते हैं सवाल कि क्या जो ये मुख्यधारा मीडिया की जिन समस्याओं का जिक्र मैंने किया, क्या इनका समाधान न्यू मीडिया में है? क्योंकि न्यू मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स पर हमने देखा कोई बहुत रिवीलिंग खबर आई और अचानक अगले दिन क्या, कुछ ही घंटे बाद उसे उतार दिया गया, उसे गायब कर दिया गया। ये भी हमने देखा है। तो ये जो ट्रेंड है, तो ये सब होता रहता है। ये ट्रेडिशनल मीडिया में होता है, न्यू मीडिया में गायब कर लेते हैं छापने के बाद, तो वो उसका गूगल कैशे में जाता है, लोग संभाल के रख लेते हैं। लोग कहते हैं देखो उन्होंने गायब किया, तब भी उसका रिकॉर्ड रहता है। देखिए, मेरा आपके जवाब का सिर्फ आपके सवाल का सिर्फ एक जवाब है, वो ये है कि पी साईनाथ जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने रूरल इंडिया पे जो वेबसाइट शुरू करी, इसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या ये संभव है आज की मीडिया इकॉनमी में कि वो रूरल इंडिया पे एक मैगजीन शुरू करते या न्यूज़पेपर शुरू करते? क्या सिर्फ रूरल इंडिया के ऊपर एक प्राइवेट टीवी चैनल है? क्या दिल्ली के अंदर कितने सारे रेडियो चैनल हैं, क्या उसमें से एक है जो कि दिल्ली के माइग्रेंट लेबर को सर्व करता हो, ना कि सिर्फ गाड़ी वालों को? तो खाली वो इंटरनेट पे संभव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यू मीडिया इज नाउ द मीडिया। इसको न्यू मीडिया बोलना छोड़ दें और जो भय की भाषा है, जो इंटरनेट से डर लगता है कि पूंजीवादी आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डर से होता ये है कि जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जिसका कि हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, हम वो नहीं उठाते हैं, हम डर जाते हैं। बिल्कुल, शिवम की बात बिल्कुल सही है। इस पहलू पर हम बिल्कुल सहमत हैं कि जो इस तरह के जो प्रयास हैं, खासकर पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया जिस तरह का इनिशिएटिव है, जिस तरह की पहल है, उसका स्वागत होना चाहिए और सभी स्वागत कर रहे हैं इस तरह का, क्योंकि भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में रूरल इंडिया की खबरें 2 से लेकर 3% के बीच हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय भाषाओं के अखबारों में तो और भी कम है। सबसे अधिक जो कवर किया जाता रहा है रूरल इंडिया को, वो हिंदू में, जो अब जिसका परसेंटेज बहुत कम हो गया है। लेकिन आशीष, जो सवाल, जो मुद्दे अब तक उठे हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके प्रसंग में आपका क्या कहना है? जो ओनरशिप से लेकर के और कंटेंट का सवाल है, जो मुख्यधारा मीडिया का विकल्प बनने का दावा कर रहा है न्यू मीडिया, उसके जो पेंच हैं, उसकी जो जटिलताएं हैं, वो कैसी आपको दिख रही हैं भारत जैसे? इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया की संभावनाएं बहुत हैं, असीमित संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। बहुत संभावनाएं हैं, प्रयोग हो रहे हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। और एग्जिस्टिंग मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और एग्जिस्टिंग चेहरे ट्रेडिशनल मीडिया के, जैसे कहा गया कि टीवी की पर्सनैलिटीज़ या बड़े बड़े लेखक अपनी खबरों को ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, वो इसको एग्रीगेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के हित की बात, किसानों के हित की बात, ऐसे सेगमेंट जो नेग्लेक्टेड सेगमेंट्स हैं, जैसे बात हुई कि अनऑर्गेनाइज लेबर्स की बात हुई या रूरल इंडिया की बात हुई, जो ट्रेडिशनल मीडिया में खबरें नहीं छपती हैं तमाम वजहों से, जो सच ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं दिखाया जाता है तमाम वजहों से, मार्केट का पूरा वो माना जाता है, करप्शन की बातें, क्रोनी कैपिटलिज्म की बातें, बड़े बड़े उद्योगपतियों की उनकी सच्चाई, बिग मनी, बिग पावर, आपस में जो नेक्सस है, क्या वो चीज़ें ट्रेडिशनल मीडिया में जो नहीं हो पा रहा है, क्या उसका ऑल्टरनेटिव
न्यू मीडिया बन पाएगा वो तभी बन पाएगा जब हमारे यहाँ उसी तरह के प्रयोग हों जैसे विकीलीक्स जैसे प्रयोग हुए। लेकिन सवाल यह है, एक सेकंड, जो क्रॉस मीडिया ओनरशिप जिसको कि वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने सबने महत्वपूर्ण मुद्दा माना मेन स्ट्रीम मीडिया का, क्या क्रॉस मीडिया ओनरशिप को, इस समस्या को एड्रेस किए बगैर न्यू मीडिया में जो नए प्रयोग होंगे और वो खुदा ना खास्ता ओनरशिप उनकी उन्हीं मीडिया घरानों के पास होगी जैसा अभी हो रहा है? आज फर्स्ट पोस्ट किसके पास है, हफिंगटन पोस्ट किसके पास है, ठीक है, बहुत सारी, एक मिनट बात पूरी करूं। जी शिवम, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम, मैं बिल्कुल आऊंगा। सिर्फ एक लफ्ज मैं यहाँ बात पूरी करूं। तो इस तरह के प्रयोग बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन यह है कि प्रयोग सफल तब होगा, एक इकोलॉजी बनाई जाती है खबरों का, एक माहौल बनाया जाता है, आपको इम्पैक्ट भी चाहिए। वो इम्पैक्ट कब होगा? जब एक सस्टेन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल इंटरवेंशन डे आफ्टर डे बाय ए कलेक्टिव, जैसे अखबार के माध्यम से होता है कलेक्टिव होता है, टीवी के माध्यम से होता है कलेक्टिव होता है। If there is a collective, meaningful, organized, sustained intervention day after day along certain themes, then only there can be impact. Otherwise, there will be individual efforts. शिवम, आप कुछ कहना चाहते हैं? Few and far between. बहुत जल्दी एक वर्ड कहना चाहता हूँ, फ्रैगमेंटेशन, जो कि पिछले जो आपका शो था उसमें भी इस्तेमाल हो रहा था कि इंटरनेट पे इतना फ्रैगमेंटेशन होगा कि हमारे पास 10-15 मेजर वेबसाइट्स, 10-15 मेजर टीवी चैनल या अखबार होते हैं, पर इंटरनेट पे इतना सबके लिए अपॉर्चुनिटी फील्ड ओपन है कि वो फ्रैगमेंटेशन विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर मेंशनिंग, क्रॉस मीडिया ओनरशिप, क्रेडिबिलिटी, मोनोपोली, बिग कैपिटल। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो फ्रैगमेंटेशन है, कि जो लाखों वेबसाइट्स होंगी, कहीं कुछ आएगा, डिसअपियर होगा, सब सस्टेन नहीं होगा। हमें पूरे इंटरनेट को एक कलेक्टिव देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि एक कलेक्टिव आए कहीं वेबसाइट, संजय पूरा इंटरनेट कलेक्टिव है। अपॉर्चुनिटी जो दिखाई देती है कि बड़े घराने होंगे, क्रॉस ओनरशिप भी होगी, लेकिन साथ साथ जो छोटे वेबसाइट चलाते हैं वो लोग भी साथ में, क्योंकि बड़ा कोई चैनल कोई चला नहीं सकता है, बहुत महंगा होता है चैनल चलाना। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, आपके प्रोग्राम का नाम मीडिया मंथन है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमारे जैसे जर्नलिस्ट है और हमारे जैसे चैनल चलाते हैं, उनको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। भय नहीं है, जो शिवम बोल रहे थे, भय नहीं है इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करेगा हमको। हमारा मीडिया खत्म नहीं होगा, ट्रेडिशनल मीडिया खत्म नहीं होगा। पहले जब अखबार आया था तो बोला गया था कि अखबार चल रहा है, अभी टेलीविजन आया तो अखबार खत्म हो जाएगा। अखबार नहीं खत्म हुआ, टेलीविजन, नया मीडिया आया तो है कि टेलीविजन खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट को आप लोग सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे अब। बिल्कुल यही होगा, साथ में चलता रहेगा। लेकिन आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो ये कह रहे हैं उसका डर जरूर है, लेकिन अगर हम सबको ही अपने अंदर झांक करके देखेंगे कि करप्शन जैसी चीज़ों को जो हमें सिखाया जाता था, हम अपने जो जूनियर्स हैं उनको वैसे ट्रेन और मेंटर करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो शिवम बोल रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है और जो ट्रेडिशनल मीडिया है उनके लिए भी बहुत जगह है। और एक छोटी सी बात कहता हूं कि आशीष में आऊंगा, खोजी पत्रकारिता करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। खोजी पत्रकारिता करने के लिए रिसोर्सेज आज तक ट्रेडिशनल मीडिया के पास था, अनफॉर्चुनेटली वो खोजी पत्रकारिता करवाते नहीं है। न्यू मीडिया के लिए भी बहुत मुश्किल होगा जब तक कि या तो यूजर उसको पे करने लगे, पेड वेबसाइट्स हो जाएं, सब्सक्रिप्शन लेने लगे, वो हो नहीं रहा है। यूजर की आदत पड़ गई कि उसको कंटेंट फ्री में चाहिए, या तो फिलैंथ्रोपिस्ट है या तो यूजर पे करने लगे अल्टरनेटिव फ्री और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की। शिवम, जो बात आशीष कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है आपकी तरह उनके पास भी अनुभव है एक वेबसाइट चलाने का, और ये एक प्रश्न है कि जो राजस्व रेवेन्यू मॉडल का सवाल है, देखिए बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है, बिना पैसे तो खाना भी नहीं खा सकते हम और आप जी। तो जो एडवर्टाइजिंग का सवाल है इंटरनेट पे, यूजर मॉडल ऑफ यूजर पेइंग और फिलैंथ्रोपी के अलावा थर्ड जो चीज़ है वो एडवर्टाइजिंग है, विच इज द मेन मॉडल ऑफ द मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो बड़े इजारेदार ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है इंडिया में, जल्दी से बता रहा हूँ आपको, उसका एक बात तो ये है कि एक बड़ा शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पैसे का हमको आने वाले साल 2 साल में दिखना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की समस्याएं हैं उसके समाधान जो हैं, खासकर कि यूएस में और वेस्ट में निकाल लिए गए नए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल आ गए हैं जो कि ज्यादा वायबल और सस्टेनेबल। एडवर्टाइजिंग के पैसे से चल रहा है कि फिलैंथ्रोपी से चल रहा है? नहीं, हमारे पास ना एडवर्टाइजिंग से चल रहा है ना फिलैंथ्रोपी से, हम इन्वेस्टमेंट से चल रहे हैं और बहुत जल्दी उसमें ऐड आएंगे। देखिए शिवम, जो बातें कह रहे हैं उसमें जरूर एक हद तक सच है, लेकिन वैश्विक स्तर पर वो सच है कि पिछले वर्षों वैश्विक स्तर पर अगर प्रिंट में देखा जाए, विजुअल में देखा जाए, तो 39% से ज्यादा की कमी आई थी विज्ञापन पाने में उनके, और ये जाहिर है इंटरनेट के जरिए जो मीडिया आगे बढ़ा है उसकी तरफ गया है विज्ञापन। लेकिन भारत में शायद
वो गति अभी नहीं है। लेकिन मधुरेंद्र, हम जो अंतिम सवाल, हमारे पास समय खत्म हो चला है, कि क्या ये न्यू मीडिया के फोरम्स जो हैं, जो मंच नए उभर के आ रहे हैं, क्या ये दबाव डालेंगे मुख्यधारा मीडिया पर कि आप ज़्यादा आवाम के नज़दीक जाओ? देखिए, आप अगर याद करें, प्रिंट जर्नलिज्म का इतिहास देखने की कोशिश करें तो प्रिंट जर्नलिज्म की भी शुरुआत मिशन वाले लोगों से हुई थी, जिनके अंदर मिशन था कि अखबार निकाल के समाज की भलाई करेंगे। आज भी जैसे आपने पी साईनाथ का जिक्र किया, तो मैं आपको सुचेता दलाल का जिक्र करना चाहूँगा। आप जानते होंगे सुचेता दलाल को, भारत की सबसे बड़ी बिजनेस जर्नलिस्ट थी। आज किसी अखबार में नहीं रह पाई वो, क्योंकि व्यवस्था वाली समाज है हमारा, लेकिन तो हर जगह से वो छोड़ना पड़ा। जी, लेकिन हमारा ये कहना है कि संजय, कि क्या ये दबाव ढलेगा मेन स्ट्रीम मीडिया पर? ये ट्रेंड बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा। जैसे जैसे नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजों पे दबाव पड़ता है, ये बात सही है। और इसलिए मैं बोल रहा था कि मीडिया को आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी। आप चारों लोगों ने अलग अलग राय जाहिर की। आप चारों लोगों ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कुछ एक बिंदुओं पर असहमति हो, लेकिन सभी मानते हैं कि ये नए ढंग का जो उभरता मीडिया है, न्यू मीडिया जिसे कहते हैं, जिसे नाउ मीडिया कह रहे हैं शिवम, ये एक बड़ी ताकत है। इसकी चुनौतियां हैं, इसके अंदर जोखिम भी हैं कि अगर इनका संचालन, इनका स्वामित्व उन्हीं घरानों के पास होता है जो भारतीय मुख्यधारा मीडिया के घराने हैं, तो निश्चित रूप से समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन अगर छोटे प्रयोग, मझोले प्रयोग अपनी हैसियत के हिसाब से राजस्व का नया मॉडल खड़ा करते हैं और सर्वाइव करते हैं, तो शायद वो एक नया विकल्प पेश कर सकते हैं, एक नई चुनौती पेश कर सकते हैं। आवाम, समाज और देश के लिए वो ज़्यादा बड़ा भला कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। लेकिन हम जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि एक बड़ी क्षति भारतीय मीडिया को हुई है इस सप्ताह। बीते मंगलवार को देश के जाने माने पत्रकार, लेखक और हिंदुस्तान टाइम्स व इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे बीजी वर्गीज़ का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अनेक भूमिकाओं में रह चुके वर्गीज़ साहब में सबसे बड़ी बात थी उनकी ईमानदारी, समझदारी और अपने सच के साथ तरफदारी। अपने सच की तरफदारी के लिए वो धारा के विरुद्ध जाने का जोखिम लेना भी जानते थे। कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक वर्गीज़ साहब को हमने अपने इस कार्यक्रम मीडिया मंथन के लिए वक्त निकालने का जब भी अनुरोध किया, वो सहर्ष आए। अपनी तरफ से और मीडिया मंथन की पूरी टीम की तरफ से उनका श्रद्धा के साथ नमन। आप सभी मेहमानों, दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।